हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रंजीत और आपका स्वागत है रंजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसकी प्रस्तावना यहाँ साइड में मैंने लिख रखा हुआ है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। आइए शुरू करते हैं। लेसन का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, अर्थात एसिड, बेस एवं साल्ट। बात करते हैं अम्ल की। जनरली हम सामान्य भाषा में जानते हैं कि जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहा जाता है, जो भी पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्षार कहा जाता है, और जो भी पदार्थ स्वाद में नमकीन होते हैं उसे साल्ट अर्थात लवण कहा जाता है। ये तो हो गई बेसिक परिभाषा, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे काम चलने वाला नहीं है। तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल उसे कहा जाता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, या अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए HCl, क्या इसको अम्ल कहा जाएगा? तो अगर इसको पानी में घोला जाए तो यह अगर H प्लस दे रहा है मतलब यह अम्ल कहलाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो परिभाषा बताया गया कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे भी अम्ल कहते हैं। जैसे यह HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयनित होने के बाद हाइड्रोजन आयन दिया तो हम इसको अम्ल कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार कि यही अगर अम्ल पानी में घुला हुआ है, मतलब यही अम्ल अगर पानी में घुला है H2O प्लस H, तो यह संयुक्त होकर बनाता है H3O प्लस, और जो H3O प्लस होता है इसे ही हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो जिस भी विलयन में, जिस भी जलीय विलयन में या गलित अवस्था में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं उसे अम्ल, ठीक है, या जिस विलयन में हाइड्रोनियम आयन पाए जाते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। अम्ल बेसिकली तभी कहा जाता है जब वह H प्लस देता है, अर्थात कि अगर यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ठोस अवस्था में है, ठीक है, या गैसीय अवस्था में है, उस कंडीशन में इस HCl को अम्ल नहीं कहा जाता, क्योंकि ठोस अवस्था में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आयनित नहीं होता, और जो पदार्थ आयनित नहीं होते यानी जो यौगिक आयनित होकर H प्लस नहीं देते हैं उसे अम्ल नहीं कहा जाता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अम्ल हो गया। अच्छा, अम्ल की क्षारकता क्या होती है? तो जैसे कई सारे अम्ल हैं, कि हमने बात किया HCl आयनित होकर H प्लस और Cl माइनस देता है। उसी तरह से H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यह आयनित होकर 2H प्लस SO4 2 माइनस देता है। उसी तरह से H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है, यह आयनित होकर 3H प्लस PO4 पे 3 माइनस देता है। तो अम्ल आयनित होने के बाद जितना हाइड्रोजन आयन देता है वह उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ठीक है, जैसे HCl आयनित होकर एक हाइड्रोजन दिया तो इसकी क्षारकता 1 होगी, यानी इसे मोनोभास्मिक अम्ल कहा जाएगा, यानी इसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इसे मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। ठीक है, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल आयनित होकर 2 हाइड्रोजन दे रहा है तो इसे डाइबेसिक एसिड कहा जाएगा। फास्फोरिक अम्ल आयनित होकर 3 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, मतलब इसे ट्राइबेसिक एसिड कहा जाएगा।
ठीक है, तो अम्ल किसे कहते हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला के अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे भी अम्ल कहते हैं, तीसरा ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे भी हम अम्ल कहते हैं। और एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि अम्ल की आधुनिक परिभाषा लिखिए, तो अम्ल की आधुनिक परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अम्ल की क्षारकता क्या होती है? तो अम्ल आयनित होकर जितना हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, कोई भी अम्ल हो जो आयनित होकर जितना हाइड्रोजन आयन देगा वही उस अम्ल की क्षारकता कही जाती है। जैसे HCl आयनित होकर एक हाइड्रोजन दे रहा है तो इसकी क्षारकता 1 है, जिसे मोनोबेसिक या मोनोभास्मिक कहते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल आयनित होकर 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है जिसे डाइबेसिक कहते हैं। उसी तरह फास्फोरिक अम्ल आयनित होकर 3 हाइड्रोजन दे रहा है, इसे ट्राइबेसिक एसिड कहा जाता है। अब बात करते हैं अम्ल की प्रबलता की। तो अम्ल की प्रबलता या किसे प्रबल अम्ल कहेंगे? तो बताया जाता है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है, और जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उसे प्रबल अम्ल की जगह पे उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। अब पूछा जाए कि पहचाने कैसे कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है, तो एक चीज और यहाँ पे अगर क्लियर कर लिया जाए कि जैसे मान लीजिए जो HCl है यह एक प्रकार का अम्ल है, उसी तरह से CH3COOH जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं यह भी एक प्रकार का अम्ल होता है, क्योंकि यह भी H+ दे रहा है, यह भी H+ दे रहा है। तो जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं यानी जो जितने अकार्बनिक अम्ल होते हैं यानी HCl जितने अकार्बनिक अम्ल होते हैं ये सब के सब प्रबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यह जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं यानी जिसमें कार्बन पाया जाता है वैसे अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते और इस प्रकार के अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है? सिंपल सा है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल, और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। प्रबल अम्ल के उदाहरण में जितने कार्बनिक अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सब के सब प्रबल अम्ल में आते हैं। दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये सब के सब आपके आएंगे दुर्बल अम्ल में आते हैं। ये भी आयनित होगा तो H+ और Cl- बनाता है, तो ये भी एक प्रकार का दुर्बल एसिड होता है। ठीक है, चलिए पढ़ लिए क्या क्या अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं, अम्ल की प्रबलता होती क्या है। अब बात करते हैं कि क्षार किसे कहा जाता है अथवा क्षारक किसे कहा जाता है, देखते हैं। क्षारक किसे कहेंगे? तो जैसे अम्ल के बारे में पढ़ा कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन देते हैं, उसी तरह से क्षारक किसे कहेंगे? वे यौगिक जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे क्षारक कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा है। पहला तो स्वाद के अनुसार कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्षार कहते हैं, तथा जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे क्षार कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे NaOH यह जब आयनित होता है तो Na+ और OH- बनाता है, अर्थात यह OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार कहलाएगा। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह भी आयनित होता है
तो Ca2+ बनाता है और 2OH- बनाता है, इसे भी क्षार कहा जाता है। तीसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आयनित होता है तो Al पे 3+ बनाता है और 3OH- बनाता है। ठीक है, तो जो भी यौगिक जलीय विलयन में आयनित तो होकर क्या दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे। हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो OH पे माइनस होता है, इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। और जो यौगिक हाइड्रोक्सिल आयन देते कहाँ, जलीय विलयन में, उसे ही हम क्षार कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी अम्ल और क्षार वह अपना गुण तभी प्रदर्शित करता है जब वह गलित अवस्था में हो या जलीय विलयन में पाया जाता हो। ठोस अवस्था में ना अम्ल और ना ही क्षार अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्षार एवं क्षारक दो शब्द प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। ठीक है, तो ये स्पष्ट जानिए कि क्षारक कहते किसे हैं, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देगा वही कहलाएगा क्षारक। ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने OH- दिया, इसे क्षारक कहेंगे। इसने भी दिया OH- यानी हाइड्रोक्सिल, इसे भी क्षारक कहेंगे। इसने भी OH- दिया, इसे भी क्षारक कहेंगे। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, पहले एक उदाहरण और देख लेते हैं। पूछा जाए कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या यह क्षार है कि क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा जाए कि यह क्षार है कि क्षारक है, पहचानना कैसे है, तो सिंपल सा, मैंने अभी बताया कि किसी भी क्षार या क्षारक की पहचान कहाँ, जलीय विलयन में होती है। और जलीय विलयन में जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घोला जाएगा तो ये बनेगा क्या, आप चेक कर लीजिए। इसको आप पानी में घोल दो और पानी में घोलने के बाद आप देखोगे कि ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यह जलीय विलयन में Ca2+ 2OH- के रूप में पाया जाता है, यानी यह हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। इसको हम क्षार तो कहेंगे, लेकिन अगर यह पानी में घुलने के बाद OH- दे रहा है तो इसे हम क्षारक भी कहेंगे। लेकिन जो ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको अगर पानी में घोला जाए तो यह पानी में अघुलनशील है। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, यह पानी में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और जब यह अघुलनशील हो गए तो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बनाएंगे। और जो यौगिक जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते उन्हें केवल आप क्षार तो कह सकते हो लेकिन उसे क्षारक नहीं कहेंगे, क्योंकि सिंपल सा परिभाषा है, क्षारक वही कहलाता है जो जलीय विलयन में क्या, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- देता है। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं क्षार की अम्लता क्या होती है। तो जैसे अम्ल की क्षारकता आपने पढ़ा, वैसे ही क्षार की अम्लता क्या होती है। तो सिंपल सा है, जैसे अम्लीय विलयन में मैंने बोला कि जितने H+ देंगे वह उसकी क्षारकता कहलाएगी। उसी तरह से जो क्षार होते हैं, यह जितना OH- देंगे वह उनकी अम्लता कहलाएगा। अर्थात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अम्लता होगी वह कितनी होगी, तो यह दे रहा है कितना, 1 हाइड्रोक्सिल आयन, यानी इसकी अम्लता 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता, यह 2 OH- दे रहा है तो इसकी अम्लता 2 होगी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयनित होकर 3 OH- दे रहा है, इसकी अम्लता 3 होगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि किसी भी अम्ल या किसी भी क्षार की, जैसे अम्ल होगा तो उसकी क्षारकता और क्षार होगा तो उसकी अम्लता पूछा जाता है। बताना कैसे है, अम्ल की क्षारकता बतानी है तो जितना H+ देगा वह उसकी क्षारकता, क्षार की अम्लता बतानी है तो क्षार आयनित होकर जितना OH- देगा वह उसकी अम्लता कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं
ये हो गया क्षार की अम्लता। चलिए अब बात करते हैं क्षार की प्रबलता क्या होती है। तो जैसे आपने अम्ल की प्रबलता जाना कि जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो क्षारक होते हैं ये भी प्रबल वही कहलाएंगे जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो कहलाएंगे प्रबल क्षारक, और जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उसे कहा जाता है दुर्बल क्षारक। अर्थात ये बोर्ड पे जितने भी मैंने लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अर्थात इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहेंगे। एक और क्षार होता है NH4OH, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा क्या, एक दुर्बल क्षारक। ठीक है, प्रबल क्षारक क्या होता है, दुर्बल क्षारक क्या होता है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि अम्ल के गुण क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षारक क्या है, दुर्बल क्षारक क्या है। ठीक है, उनकी अम्लता क्या है, उनकी क्षारकता क्या है। अब बात करते हैं अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण पहला हो सकता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, तो पहला हो गया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और आयनित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये बात कर लिया हमने भौतिक गुण की। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है कि यह अन्य रसायनों से, मतलब अन्य यौगिकों से यह कैसे अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वो कहलाता है उसका रासायनिक गुण। ठीक है, तो हम बात करेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, यानी जो भी अम्ल होगा इनके ये जो चार सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं ही रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो अम्ल के रासायनिक गुण में पहला दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, धातु से अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं किस धातु से अम्ल रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो जो सक्रिय धातुएं होती हैं, यानी जो क्रियाशील धातुएं होती हैं, उन्हीं धातुओं से अम्ल अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो वह हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमने कहा कि जो अम्ल होता है वह सक्रिय धातुओं से ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो सक्रिय धातुएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं। तो उसमें पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, फिर एक बार बता दे रहे हैं कि ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, Au है, सॉरी Hg है, Au है और Pt है। यानी ये जो पांच धातुएं हैं, कॉपर, सिल्वर, पारा, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सभी धातुएं होती हैं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील। ठीक है, तो बस इन पांच का नाम याद कर लीजिए। बाकी अन्य जो धातुएं होती हैं, इन पांच धातुओं का नाम याद कर लीजिए, कॉपर, सिल्वर, पारा, गोल्ड और प्लैटिनम। इन धातुओं की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है। इनके अतिरिक्त जो अन्य धातुएं हैं वे सभी के सभी धातुएं सक्रिय धातुएं कहलाएंगी और ये सभी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अर्थात इनके अतिरिक्त अन्य धातुओं से अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए तो वह अभिक्रिया करेगा भी और हाइड्रोजन गैस वहां से विस्थापित करता है। देखते हैं, जब भी धातु, यानी धातु मतलब कौन सा, सक्रिय धातु। ठीक है, सक्रिय धातु किससे अभिक्रिया करेगा,
अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो पहले आपने लिखा है कि यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन गैस निकालेगा तो यहां बनेगा लवण। देख लेते हैं क्या ये सही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम की। HCl से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, सिंपल सा है, आपको ये पता होना चाहिए कि यह जो HCl होता है यह आयनित हो सकता है, ध्रुवीय यौगिक है। पहचानना आपको आना चाहिए, जैसे H पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। सोडियम भी एक धनात्मक यौगिक है, तो यह सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और स्वयं जाकर क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो बनाएगा क्या, तो यह Na जाके जुड़ेगा सोडियम से, तो ये बना लेगा NaCl। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन बाईमॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होता है, यानी यौगिक होता है, यह अकेले नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हमेशा हम H2 लिखेंगे। और जैसे ही इसको H2 लिखेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस भी होना चाहिए, यानी 2HCl। 2HCl से 2 हाइड्रोजन निकालने के लिए सोडियम की संख्या भी 2 चाहिए, और जब सोडियम की संख्या 2 होगी तो इसकी संख्या भी 2 करेंगे। अब देख लीजिए क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सक्रिय धातु सोडियम हो गया, इससे अभिक्रिया कराएगा एक अम्ल की। तो अम्ल से सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। जो भी गैस अवस्था में पदार्थ बनता है उसके लिए तीर ऊपर बनाते हैं, जो भी वस्तुएं ठोस अवस्था में बनती है उसके लिए तीर नीचे के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित किया, तो बन गया NaCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक है, इसको H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जनरल सा सिंपल सा रिएक्शन है कि जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस यहाँ बन जाएगा H2, ठीक है, सिंपल सा है। तो जब भी कोई सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहां पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। अन्य कोई भी सक्रिय धातु लेकर के आप किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करा लीजिए, आपको लवण और हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगा। चलिए, कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से 1 हाइड्रोजन विस्थापित किया, यहाँ जिंक अकेले सल्फ्यूरिक अम्ल से 2 हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया, ये कैसे संभव है। तो अगर कक्षा 9 का क्लास आपने सही से किया होगा तो वहाँ बताया जाता है कि हर तत्व की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। जो तत्व एक संयोजी होता है वह 1 हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, जो तत्व 2 संयोजी होता है वह 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, और जो तत्व त्रिसंयोजी यानी 3 संयोजी होता है वह 3 हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, 9th की क्लासेज अटेंड करनी होगी, वहां पे आपको यौगिक बनाना। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने HCl लिखा है, यहाँ पे जिंक SO4 बना हुआ है, पूछा है इसका नाम क्या होता है। तो अगर इन तत्वों की संयुक्तता और इनका अलग अलग अगर नाम पता हो तो इनको संयुक्त करके आप इनका नाम भी लिख सकते हो। जैसे जिंक का नाम जिंक ही होता है, ठीक है। SO4 कहीं भी रहेगा तो इसे पढ़ा जाएगा सल्फेट, और जब दोनों संयुक्त हो जाएंगे तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। इसी तरह से जितने भी अम्ल, क्षार और लवण हैं उनके आप नाम आसानी से लिख सकते हो, अगर इनकी संयुक्तता और संयुक्तता के आधार पर उनका नाम क्या होता है ये आपको याद हो तो, ठीक है। चलिए, कक्षा 9th में ऐसा बताया गया होगा, बताया जाता है, ठीक है। जब 9th की वीडियो मैं भी बनाऊंगा तो वहां पे आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। चलिए, ये हो गया कि धातुओं से अभिक्रिया कौन, अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया के लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट की, कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, देखते हैं। धातु कार्बोनेट कहते किसे हैं, पहला शब्द जुड़ा है धातु, दूसरा शब्द जुड़ा है कार्बोनेट। तो धातु ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं, और कार्बोनेट CO3 पे 2- होता है उसे कार्बोनेट कहते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए बन जाएगा क्या, धातु कार्बोनेट। तो यहाँ पे हो गया धातु, जैसे मैंने मान लीजिए ले लीजिए कैल्शियम, ठीक है,
और इसके साथ कार्बोनेट जोड़ दिया तो बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका एक धातु कार्बोनेट हो गया। अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे कि जो अम्ल होता है वह किससे, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके बनाता क्या है, तो बनाएगा लवण, बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया अम्ल के रूप में H2SO4 और यहाँ पे ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ये बनाएगा कैसे, क्या बनाएगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ये बनाएगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यह एक सिंपल रिएक्शन तो हो गया, लेकिन अगर समझना हो कि सही मायने में ये क्या बनाता है तो चलिए देख लेते हैं। कोई भी कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा, इस रिएक्शन को हम अलग स्टेप में बता दे रहे हैं कि कोई भी कार्बोनेट जब भी रिएक्शन करता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बाहर निकलती है। आप कुछ मत करिए, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दीजिए, यानी CO3 है, CO2 निकाल दीजिए, बचेगा क्या, एक ऑक्सीजन बचेगा, एक कैल्शियम, ये बन जाएगा CaO। ठीक है, अब यह CaO किससे, H2SO4 से अभिक्रिया करा दीजिए, तो कैल्शियम का ऑक्सीजन और अम्ल का हाइड्रोजन ये संयुक्त होकर क्या बना लेगा, H2O। बचेगा क्या, तो ये बच जाएगा CaSO4। दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, जोड़ते वक्त दोनों पक्ष में यानी अभिकारक और उत्पाद पक्ष में जो कॉमन होता है उसे कैंसिल कर दीजिए। CaO इधर है, CaO इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। शेष बचेगा क्या, तो CaCO3 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा है H2SO4 और क्या बनेगा, तो देख लीजिए CaSO4 और क्या बना है, CO2 और H2O बना है। ठीक है, तो जो रिएक्शन आपको एक लाइन में रटना पड़ेगा, उसे रटने के बजाय आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो कोई भी कार्बोनेट का रिएक्शन अगर अम्ल से होता है तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं, हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी कार्बोनेट लीजिए और जैसे तरीके से मैंने बताया है उसे करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ये हो गया अभिक्रिया किसकी, धातु कार्बोनेट की। अब बात करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की। इसकी अभिक्रिया कैसे होगी, सारे रिएक्शन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारे रिएक्शन हम अम्ल के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, यानी अम्ल किससे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अगला रिएक्शन जो हमें पढ़ना है किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ पढ़ना है। देख लेते हैं, तो यहां पे हो गया अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर भी सेम लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, अच्छा अम्ल तो सबको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अम्ल लिया HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में क्या लेंगे, तो इसमें क्या जुड़ा है, धातु भी जुड़ा है, हाइड्रोजन भी जुड़ा है और कार्बोनेट भी जुड़ा है। फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम धातु, हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देख लीजिए, तो ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl जिसे कहते हैं लवण, और क्या बनाएगा, तो और बनाएगा CO2 और क्या बनाएगा H2। ठीक है, एक लाइन का रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये बना कैसे है, तो फिर वही कहानी कि जब भी कोई भी कार्बोनेट हो, चाहे धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, उसको फटाक से आप तोड़ दीजिए। तोड़ के क्या बनाएंगे, NaHCO3 को तोड़ दीजिए, बनेगा क्या, तो सिंपल सा है, जब भी कोई कार्बोनेट हो तो क्या निकालना है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे यानी CO3 से CO2 निकल गया तो बचा क्या क्या,
NaOH बचेगा। ठीक, अब यह NaOH किससे, HCl अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए। कुछ करना नहीं है, Na और OH अलग अलग होते हैं, यानी इसका OH इसका H, ठीक है, ये मिलकर निकाल दीजिए। देखिए क्या बनता है, तो OH और H मिलकर बनाएगा H2 यानी जल बना लेगा, और दूसरा क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, चलिए अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए। जोड़ते वक्त दोनों पक्ष में जो कॉमन होता है उसे कैंसिल कर दीजिए। NaOH अभिकारक और उत्पाद दोनों में है, कैंसिल कर दीजिए। शेष जो बचा है उसे उतार दीजिए, तो ये बन जाएगा NaHCO3 प्लस HCl, बनेगा क्या, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। देख ली, तो जो रिएक्शन आपको एक स्टेप में करना था वह आसानी से आप दो स्टेप में समझ करके किसी भी बाइकार्बोनेट यानी किसी भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो धातु से अभिक्रिया हो गया अम्ल की, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया हो गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी अभिक्रिया हो गया, यानी यह तीनों अभिक्रिया हम अम्ल के साथ करा चुके हैं। अब बात करते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं इससे क्या बनता है। क्षारक कहते किसे हैं, यानी जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वही क्षारक कहलाता है। तो जो अम्ल होता है वह किससे, क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, अम्ल आप जानते ही हो, HCl क्षारक के रूप में जो OH माइनस देता है उसे ले लीजिए, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी क्षारक ले लीजिए, बनेगा क्या, तो इसका H इसका OH मिलकर क्या बना लेगा, H2O, और क्या बनेगा, Na और Cl, ये दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl, और NaCl क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। इसके साथ साथ मैंने लिखा हुआ यह अभिक्रिया अम्ल की जो क्षार से अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, तो जब भी किसी प्रबल अम्ल की, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी किसी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल क्षारक से कराई जाती है तो वहां पे लवण तथा अनिवार्य रूप से अगर जल बनता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षारक अभिक्रिया करके लवण के साथ साथ अगर जल बनाता है तो इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कोई भी प्रबल अम्ल ले लीजिए, कोई भी प्रबल क्षारक ले लीजिए और अभिक्रिया करा दीजिए, अगर लवण और जल बनता है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। अब बात करते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड किसे कहते हैं, यानी किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिए तो वो बन जाएगा धातु ऑक्साइड। किसके साथ अभिक्रिया कराना है, अम्ल के साथ। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है क्या, ये भी लवण और जल बनाता है। कोई भी धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, हमने अम्ल ले लिया H2SO4, क्या बनेगा, तो देख लीजिए बहुत आसान सा रिएक्शन दिख रहा है, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन संयुक्त करके बना लेगा क्या, H2O, और कैल्शियम और सल्फेट मिलकर बना लेंगे कैल्शियम सल्फेट। यानी धातु ऑक्साइड जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो ये तो था किसके, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण में मुख्यतः 4 या 5 अभिक्रियाएं बताई जाती हैं, जिसमें पहला हो गया धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा धातु कार्बोनेट के साथ, तीसरा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, चौथा क्षारक के साथ और पांचवा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल और अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण आपके कंप्लीट हो चुके हैं।
कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उस पर कमेंट करिए, उस पर हम आगे नए वीडियो में उसका सलूशन आपको ज़रूर बताएंगे। आइए अब बात करते हैं क्षारकों के गुण क्या होते हैं, देख लेते हैं। क्षारक के गुण क्या होते हैं? तो क्षारक के जो सामान्य गुण होते हैं तो भौतिक गुण से कहते हैं, क्या होता है? पहला कि ये स्वाद में कसैले होते हैं यानी कड़वे होते हैं। दूसरा, यह जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। ठीक है। तथा एक और विशेष गुण होता है कि क्षारक वह होता है कि जो घुलने पर क्या दे करें? साबुन जैसा चिकना हो। ठीक है ना। क्षारक वो भी कहलाता है जो जल में घुलने के बाद साबुन जैसा चिकना होता है, उसे भी क्षारक कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं रासायनिक गुण पे। तो रासायनिक गुण का मतलब वही होता है कि यह अन्य धातुओं के साथ, अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो बात करते हैं कि जो क्षारक होता है वह धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है। तो देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षारक है, किसके साथ? जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? देख लो, ये हो गया आपका क्षारक, ये हो गया धातु। बनाएगा क्या? तो धातु यानी सक्रिय धातु की विशेषता क्या होती है? वह किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है। यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड में भी हाइड्रोजन उपस्थित है। तो दो सोडियम हाइड्रॉक्साइड इसलिए ले रहे हैं कि जिंक क्या करता है? दो हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करता है, और दो हाइड्रोजन को जब विस्थापित करेगा तो यहाँ पे निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, बाहर तो निकल जाएगा, और साथ में क्या बचेगा? तो दो सोडियम बच गया, तो इसे लिखेंगे Na2। एक जिंक है, जिंक और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, तो ये हो जाएगा O2। ठीक है। बना क्या? तो इसे बोला जाता है लवण, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है। क्लियर है? तो देखिए, तो ये अभिक्रिया से जो बना है इस पदार्थ का नाम क्या होता है? सॉरी, इसे बोला जाता है क्या? लवण। और इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है। इसे पढ़ते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है। क्षारक की अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। तो धातु के साथ हो गया। अम्ल की अभिक्रिया आपने यहाँ पढ़ा हुआ है कि क्या अम्ल किससे, कहाँ गया? अम्ल क्षारक से अभिक्रिया, क्या क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आपने पीछे भी पढ़ा, क्या? लवण और जल बनाता है। ठीक उसी तरह से क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, और यहाँ क्या था? अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, तो बात वही हुई, अम्ल क्षारक से करे चाहे क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करे, तो दोनों ही कंडीशन में लवण तथा जल बनता है। अब बात करते हैं अधात्विक ऑक्साइड, यानी किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो अधात्विक ऑक्साइड अगर किसी क्षार से अभिक्रिया कराई जाए तो देख लेते हैं बनेगा क्या। तो यहाँ पे ले लिया मैंने NaOH, और अभिक्रिया किससे कराया? अधात्विक ऑक्साइड से। तो अधात्विक ऑक्साइड में मैंने ले लिया CO2। बनेगा क्या? देखिए, तो बनेगा क्या? तो यह जब संयुक्त होता है तो इसकी संख्या यहाँ पे 2 होगी। बनेगा क्या? तो जो यहाँ पे इसको अलग लिख लेते हैं NaOH, फिर से लिख लेते हैं NaOH। यह मिलकर क्या बनाता है? यहाँ से यह एक का सोडियम हाइड्रॉक्साइड का OH, दूसरे का H मिलकर यह निकल जाता है क्या? H2O के रूप में। शेष बचता क्या है? Na2O, और यह Na2O और CO2 संयुक्त होकर बना लेता है Na2CO3। ठीक है। क्लियर है? देखिए बना क्या। तो जब भी कोई क्षारक किसी अधात्विक ऑक्साइड, यानी कार्बन क्या अधातु, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो अधात्विक ऑक्साइड बन गया। तो किसी भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या लवण और जल बनाता है। ठीक है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड,
ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर CO2 से कराई जाए तो क्या बनेगा, वही फार्मूला CaOH, और OH को हमने 2 बार लिख लिया, OH का होल ट्वाइस है, तो क्या करना है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दीजिए, बनेगा क्या, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे बनेगा H2O, बचेगा क्या, CaO, और CaO और CO2 मिलके क्या बना लेंगे, तो देख लो, एक कैल्शियम है Ca, एक ही कार्बन है C, 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, क्या बन जाएगा, CO3। ठीक है, तो जब भी कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। एक उदाहरण और देखना तो देख लीजिए, NaOH प्लस SO2, ये भी अधात्विक ऑक्साइड है, ये संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, देख लीजिए, वही फिर से कहानी, हम इसको अलग लिख लेते हैं, इसकी संख्या 2 कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो NaOH एक बार, फिर से NaOH को एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि 2 NaOH है, यहाँ से आप पानी निकाल दीजिए, यानी H2O निकल गया, तो शेष बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा Na2O, और यह SO2 से संयोग करेगा तो बनाएगा Na2SO3, यानी यह भी एक प्रकार का क्या है, लवण है, और इसके साथ क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, अभी तक आज इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई गई वह आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक या जो भी बातें आपको अगर समझ में नहीं आई होंगी उसे कमेंट करिए, ठीक है, उसे उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, अगले वीडियो में उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।